अभी कुछ दिनों से एक प्रश्न हम लगातार सुन रहे हैं, कई बार नेगेटिविटी के चलते और कई बार पॉजिटिविटी के लिए चलते, लेकिन शायद यह देश में एक स्वस्थ चर्चा का विषय है कि धीरे धीरे कर विभाजन की त्रासदी और विभाजन पे जो प्रश्न चिन्ह है वो अब खड़े होने लगे। कई फिल्मी कलाकारों के माध्यम से सुना होगा। अभी कल का ही एक स्टेटमेंट था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री डॉक्टर मोहन जी भागवत का कि विभाजन की वेदना तभी मिटेगी जब यह निर्णय वापस हो जाएगा। तो यह विभाजन था क्यों ये तो ना जानते होंगे, विभाजन क्या हुआ और उसकी वेदना क्या है ये सबके मन में है। एक अंग कटा हुआ सा हम सभी महसूस करते होंगे। लेकिन एक बहुत ही अनोखा प्रश्न उदय जी ने अपनी पुस्तक के माध्यम से खड़ा करा, और वह यह कि दैट विभाजन या पार्टीशन कुड हैव बीन प्रिवेंटेड, विभाजन रोका जा सकता था। शायद कुछ कथानक और कुछ लोग ऐसे थे जो विभाजन को रोक सकते थे। तो इंदौर की तरफ से उदय जी पहला प्रश्न यही है कि आप जब कहते हैं कि विभाजन रोका जा सकता था, तो कैसे रोका जा सकता था और ये थ्योरी कहां से आई और कौन रोक सकता था इसे? देखिए, वीर सावरकर पॉलिटिकल मैप पे 1937 में आए। 14 साल की कठोर सजा, 13 साल की नजर कैद रत्नागिरी में। और जब वो बाहर निकले नजर कैद से, तो कांग्रेस ने के कुछ नेताओं ने इनको ऑफर रखी थी कि आप कांग्रेस ज्वाइन करिए। उसमें सुभाष चंद्र बोस थे, अच्युतराव पटवर्धन थे, एसएम जोशी थे। ये चाहते थे कि सावरकर जो है वो कांग्रेस ज्वाइन करें। लेकिन सावरकर ने उनको जो जवाब दिया वो बहुत गौर करने लायक है। सावरकर ने उनसे कहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पे इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसका वापस आना नामुमकिन है। इसलिए इस देश के अंदर मुस्लिमों को स्पेशल हक देके हिंदू हकों का हनन करना, ये देश के साथ धोखाधड़ी है, बिट्रेयल ऑफ द नेशन है। और इसलिए उन्होंने उस टाइम पे एक स्टेटमेंट दिया, इट इज बेटर टू स्टैंड इन द लास्ट रो ऑफ पैट्रियट्स देन द फर्स्ट रो ऑफ बिट्रेयर्स। मैं देशभक्तों की आखिरी पंक्ति में खड़ा रहना पसंद करूंगा, बजाय ऐसे लोगों की पहली पंक्ति में जो देश के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। और यह कहने के बाद उन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन किया, हिंदू हकों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका रक्षण करने के लिए। उस टाइम पर परिस्थिति क्या थी? 1930 के अंदर मोहम्मद इकबाल, जिसकी नज़में हम कई बार कोट करते हैं, गाते हैं, मोहम्मद इकबाल 1930 का जो मुस्लिम लीग का सेशन था उसमें वो पाकिस्तान की परिकल्पना कर चुके थे, ये कहते हुए कि आज का जो सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब है और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, वहां पे मैं भविष्य के अंदर भारतीय मुस्लिमों का एक दूसरा देश देख रहा हूं। 1936 के अंदर सावरकर पॉलिटिक्स में आए, उसके एक साल पहले सिंध प्रांत को मुंबई प्रांत से अलग किया गया और अलग प्रांत बनाया गया। सावरकर ने उस टाइम पे भाप लिया था कि मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति है कांग्रेस की, वो देश को बहुत भारी पड़ेगी और इसके अंदर कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार भी मिली हुई है। तो जब सावरकर राष्ट्रीय फलक पे आए, उस टाइम पे उन्होंने एक नया नारा दिया हिंदुओं को। उन्होंने कहा, मुसलमानों को कहते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमान भाइयों, अगर आप हमारी आजादी की लड़ाई में जुड़ना चाहते हो आपका स्वागत है, अगर आप नहीं जुड़ना चाहते हो तो भी हम लड़ाई लड़ेंगे, अगर आप इसका विरोध करते हो तो भी हम ये लड़ाई लड़ेंगे। अगर ये स्लोगन अपनाया होता कांग्रेस ने और देश ने, तो भारत का विभाजन न होता। भारत के विभाजन की जो मुख्य उसके 3 कारण हैं। एक है मुस्लिम लीग का कम्युनल कैंपेन, दूसरा कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां, और तीसरा कांग्रेस का जो संपूर्ण अहिंसा का जो स्लोगन है, वो भी इसका एक मुख्य कारण है। और 37 के आने के बाद में सावरकर करीबन 7 साल रहे हिंदू महासभा के प्रमुख। हर साल उन्होंने वार्निंग दी, हर एक अधिवेशन की वार्निंग है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करोगे देश को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और 1940 के अंदर ये बात बहुत सुनने लायक है,
1940 में जिन्ना ने पाकिस्तान की डिमांड की। लाहौर का जो उनका सेशन था मुस्लिम लीग का 1940 में, 23 मार्च 1940 के अंदर एक पाकिस्तान की डिमांड की गई। और मैं मानता हूं कि गांधी जी ने जो एक लेख लिखा 6 अप्रैल, 15 दिन के अंदर, उस लेख से ये साबित होता है कि कांग्रेस एक तरीके से पाकिस्तान वो 6 तारीख को ही दे चुकी थी। उसमें गांधी जी ने लिखा उस लेख के अंदर कि उन्होंने विरोध किया, पार्टीशन का विरोध किया, उन्होंने मुस्लिम लीग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि 8 करोड़ मुसलमान अगर देश में रहना नहीं चाहते हैं तो मैं उनको कैसे रोक सकता हूं। ये लेख उन्होंने 1900 जून के अंदर फिर से दोहराया, यही बात कि 8 करोड़ मुस्लिम अगर देश में रहना नहीं चाहते हैं मैं उनको कैसे रोक सकता हूं। और 1942 में कांग्रेस ने जो रेजोल्यूशन पास किया कि जो प्रोविंसेस हैं दे विल हैव द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। मेरे ख्याल से गांधी जी की 2 लेटर और कांग्रेस का ये रेजोल्यूशन, इसके बाद में मेरे ख्याल से जो लोग मुस्लिम पॉलिटिक्स को जानते थे उनके मन में कोई शंका नहीं थी कि पूरा मामला विभाजन की तरफ बढ़ रहा है। सावरकर ने 1940 में कह दिया था। पहली दूसरी बात, वंदे मातरम को जो छोटा किया गया, जब मुस्लिम समाज में से ये डिमांड है कि वंदे मातरम जो है वो एक मूर्ति पूजा है, हम ये मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, तो वो जो उसको छोटा किया गया वंदे मातरम को मुस्लिम डिमांड को संतोषने के लिए, उसकी भविष्यवाणी सावरकर ने 6 महीने पहले कर दी थी। उन्हें कहा था, जब डिमांड उठी उन्हें कहा था कि कांग्रेस इसमें से कॉम्प्रोमाइज करेगी और वंदे मातरम को 100% कॉम्प्रोमाइज करेगी, और ये बात 6 महीने के बाद सही पड़ी। 1940 के बाद में जब ये रिजोल्यूशन पास हुआ पाकिस्तान वाला, उस टाइम पे सावरकर ने कहा कि जो नीतियां कांग्रेस की हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की, वो अगर ऐसी रही तो पाकिस्तान को कोई रोक नहीं सकता, पाकिस्तान को होने से कोई रोक नहीं सकता। उस टाइम पे कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हमारी लाशों पे पाकिस्तान बनेगा, और 7 साल के बाद सावरकर सही पड़े और कांग्रेस के नेता गलत। तो ये पूरी स्टोरी है। मुस्लिम तुष्टीकरण अगर कांग्रेस ने न किया होता, इक्वल ट्रीटमेंट की बात की होती, तो विभाजन देश का न होता। इससे जुड़ा एक प्रश्न और है, जैसा आप कह रहे हैं कि मोहम्मद इकबाल ने 1930 में ये डिमांड करना प्रारंभ कर दी थी कि अलग पाकिस्तान जैसी रचना होना चाहिए, भारत का विभाजन होना चाहिए। तो जब 1930 से डिमांड होना प्रारंभ हो गई थी, तो 1940-42 रेजोल्यूशन पास होने तक क्या देश का नेतृत्व में कोई ये नहीं पहचान पा रहा था कि देश विभाजन की ओर बढ़ रहा है, या कुछ ऐसे लोग थे? देखिए, जो कट्टरवादी मुसलमान के रणनीतिकार थे, उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो 3 ही आदमी समझ पाए भारत के आजादी के इतिहास में। एक वीर सावरकर, एक डॉक्टर अंबेडकर, और तीसरे बीएस मुंजे जो हिंदू महासभा के लीडर थे। और एक बात बताऊं मैं आपको, पॉलिटिक्स के बाहर और लोग भी थे जो समझ पाए थे इसको। जब गांधी जी ने ये लेख लिखा कि 8 करोड़ मुसलमान देश में रहना नहीं चाहते हैं तो हम उनको कैसे रोक सकते हैं, उस टाइम पे श्री अरबिंदो, उनकी किताब है एक, उसमें इसका उल्लेख है। उन्होंने अपने उनके जो अनुयायी थे पौंडीचेरी में, उनसे कहा कि लड़ाई शुरू होने के पहले ही कांग्रेस सरेंडर कर चुकी है। और अंबेडकर ने ये कहा, उनकी थॉट्स ऑफ पाकिस्तान जो किताब है उसके अंदर अंबेडकर ने ये कहा कि जैसे चेम्बरलेन ने हिटलर को तुष्टीकरण किया था, वैसे ही कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है, इसकी बहुत बड़ी कीमत देश और हिंदुओं को चुकानी पड़ेगी। तो अंबेडकर एक दूसरे व्यक्ति जो इस बात को पहचान पाए, और इसके पॉलिटिकल सिस्टम के बाहर जो व्यक्ति थे वो थे श्री अरबिंदो। तो 10 साल के अंदर ये 3 ही आदमी थे जो इस बात को समझ पाए। और कांग्रेस में ये हो गया था बिल्कुल कि हिंदू मुस्लिम एकता एट हिंदू कॉस्ट। मैं इसको, ये मैंने टर्म वो किया है, कॉइन किया है, हिंदू मुस्लिम एकता एट हिंदू कॉस्ट। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने की, लेकिन इसकी जो कीमत भरेगा वो हिंदू भरेगा। और यही मुख्य कारण था भारत के विभाजन का। और तो आगे जाके 1944 के अंदर गांधी जी जिन्ना को 17 बार मिलने गए बंबई में, 1 महीने के अंदर 17 बार मिलने गए, और जिन्ना उनको एक भी बार मिलने नहीं आया। और वो जो अपने प्यारेलाल उनका सेक्रेटरी लिखता है कि जब जिन्ना को हम उसके बंगले पे मिलने जाते थे, और उनके साथ गांधी जी के साथ उनके अनुयायी भी होते थे,
तो उनको कितना इंसल्टिंग ट्रीटमेंट उनका होता था रोज, इसका उल्लेख उन्होंने किया है। तो होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि जिस दिन कांग्रेस पाकिस्तान की डिमांड हुई, ऐसे कई मुस्लिम नेता थे जिन्होंने उसका विरोध किया था। सिकंदर आयत खान थे, उन्होंने विरोध किया था। फजलुल हक जो बाद में जुड़ गए जिन्ना के साथ, उन्होंने विरोध किया था। ऐसे कई नेता थे जिन्होंने पाकिस्तान का विरोध जिस दिन पाकिस्तान की डिमांड रखी जिन्ना ने, उस दिन किया था। कांग्रेस को क्या करना चाहिए था? कांग्रेस को एक एंटी पार्टीशन फ्रंट बनाना चाहिए था, जिसमें कांग्रेस और ऐसे मुसलमान नेता जो उसके विरुद्ध हैं उनको साथ में रखना चाहिए था। उसके बजाय कांग्रेस ने जिन्ना के साथ डील किया, जिन्ना का कद बढ़ता गया, दूसरे नेताओं, मुसलमान नेताओं का कद घटता गया, और फिर उनको लगा कि हमको अगर हमारी पॉलिटिक्स बचानी है तो हमें भी जिन्ना के साथ रहना पड़ेगा। वो भी पाकिस्तान डिमांड के साथ जुड़ गए। बहुत हद तक ऐसा भी माना जाता है कि शायद इसकी नींव पड़नी 1915-16 के आसपास शुरू हो गई थी, जब शुरुआती दौर पर आने लगी थी। तो आपके अध्ययन में ऐसा भी कुछ निकल कर देखिए, ऐसा है कि और आप पीछे जाएंगे तो इसकी नींव तो डालने वाले थे सैयद अहमद खान, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ कॉलेज के जो संस्थापक थे। उन्होंने 1888 में मेरठ में एक मुस्लिम क्राउड को संबोधते हुए कहा था कि आज अगर ब्रिटिश अंग्रेज यहां से छोड़ देते हैं देश को, तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रह पाएगी। हिंदुओं को या मुसलमानों को हराना पड़ेगा, या मुसलमानों को हिंदुओं को हराना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि अगर लड़ाई होती है तो हमारे जो पठान बंधु हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और अफगानिस्तान से, वो हमारी मदद में आएंगे और खून की नदियां बह जाएंगी बंगाल तक। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो वो होता है। फिर लखनऊ पैक्ट के टाइम, लखनऊ पैक्ट एक हुआ था 1916 के अंदर। उसके अंदर एक ऐसी परिस्थिति हो गई कि मुस्लिम लीग अपना अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज का जो प्रभाव वो बढ़ता गया मुसलमानों के अंदर, और मुसलमानों को साथ रखने के लिए एक पैक्ट किया कांग्रेस ने। उसके अंदर तिलक थे। तिलक भी इसमें कुछ हद तक जवाबदार है। एक लखनऊ पैक्ट हुआ, उसके अंदर जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी, जो विधानसभा थी, उसमें यह तय हुआ कि जो मुस्लिम, जो हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस हैं, वहां पे अगर मुसलमानों को एक फॉर्मूला बनाया गया, वहां अगर मुसलमानों को अगर 100 सीट मिलती है, हिंदुओं को 100 सीट मिलती है, तो उन प्रोविंसेस में जहां हिंदू मेजोरिटी में मुसलमानों को 200 से 300 सीट दी जाएगी, मतलब 200 to 300%। और जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस थे, वहां पे ये लाभ उनको नहीं दिया गया। जैसे कि पंजाब के अंदर ये तय हुआ कि जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस था उस टाइम पे, उसमें यह तय हुआ कि अगर मुसलमानों को 100 सीट मिलती है, हिंदुओं को अगर 100 सीट मिलती है, तो मुसलमानों को 91 मिलेंगी। पर करीब करीब पैरिटी रहा। लेकिन जो हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस थे, वहां पे 200-300 गुना ज्यादा सीट दी गई। एक फॉर्मूला ऐसा बनाया गया था। और दूसरी बात इसके अंदर जानने लायक है आपके लिए, हम ये कहते हैं कि जिन्ना पहले बहुत लिबरल थे, जिन्ना ने खिलाफत का विरोध किया था, जरूर किया था, लेकिन लखनऊ पैक्ट जो है उसके जो ऑथर थे वो जिन्ना थे। और वही आर्गुमेंट है जो आज की आर्गुमेंट है कि मुसलमान भाइयों को अगर हमें मेन स्ट्रीम में रखना है तो कुछ हमको देना होगा। और इस बात, ये बात कन्विंस करने, वो तिलक को इस बात पे कन्विंस करने में सफल रहे। तिलक को उस टाइम पे BS मुंजे, मदन मोहन मालवीय ने पूछा कि तिलक जी आपने कितनी बड़ी गलती की है और क्यों किया आपने ऐसा? तो तिलक ने उस टाइम पे कहा, देखिए मुसलमानों के, ब्रिटिशरों के सामने दो फ्रंट नहीं हो सकता, हमें एक फ्रंट करना पड़ेगा। इसके लिए मुसलमानों को मैंने साथ में लेने का प्रयास किया है, पर यह पैक्ट 10 साल का है, 10 साल के बाद में हमको ठीक लगेगा तो हम इसको तोड़ देंगे। लेकिन तिलक चले गए, गांधी जी आ गए, और गांधी जी के आने के बाद में जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो रफ्तार है वो अनेक गुना बढ़ गई। ये प्रस्ताव ही मार्ले मिंटो के नाम से जो प्रस्ताव जाना जाता है, वो लगभग शायद यही है जैसा आप बता रहे हैं। जी, अब एक प्रश्न ये सबकी तरफ से ही है। अभी जो एक चर्चा चलने लगी और कल से जो नैरेटिव है, इस सारे अध्ययन के अनुसार एक जो प्रश्न शायद सभी के मन में कौनता होगा कि क्या हम भविष्य में कभी, आज से 100 साल बाद सही, ये विभाजन की त्रासदी को खत्म कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगे तो कैसे? इसके बारे में आप कुछ बताएंगे। देखिए, मैं तो सावरकर की दृष्टि से ही आपसे बात करूंगा। वीर सावरकर ने जब विभाजन तय हो गया, वो असफल रहे विभाजन को रोकने में, उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि वी शुड ट्रीट पाकिस्तान एज रिबेल प्रोविंस,
और उन्हें कहा था कृपलानी को 1942 में कि कृपलानी आप ये मानते हो, जब रिजोल्यूशन पास किया कांग्रेस ने कि जो प्रोविंसेस विल हैव द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी जो प्रोविंसेस भारत संघ में रहना नहीं चाहते हैं उनको छूट होगी। उस टाइम पे सावरकर ने कृपलानी को कहा था कि कृपलानी आप ये मानते हो कि पाकिस्तान होने के बाद हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? क्या इंडिया को शांति मिल जाएगी, भारत को शांति मिल जाएगी? आप गलत सोच रहे हो। जो लोग सिविल वार की धमकी देके दूसरा देश बनाना चाहते हैं, उनके हाथ में हथियार आ गए, उनके हाथ में साधन आ गए, तो वो देश की क्या हालत करेंगे इसका अंदाजा आपको नहीं है। आज हमारे जब सोल्जर शहीद होते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं कश्मीर के अंदर, तब सावरकर की याद कम से कम मुझे तो आती है। ऐसा कहना भी शायद ठीक होगा कि आज भी जो हम कश्मीर की समस्या झेल रहे हैं वो शायद उन्हीं सब गतिविधियों का परिणाम है। देखिए सावरकर ने, मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा इस विषय, जो आज का विषय है उससे आगे थोड़ा जाऊंगा। सावरकर को हमने हमारे किताब में कहा है कि वो एक महान भविष्यवक्ता थे और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह थे। क्यों कहा है हमने? उन्होंने पाकिस्तान की भविष्यवाणी आपको बताया उन्होंने कर दी है ना। उन्होंने चाइना की भविष्यवाणी की। जब 1952 के अंदर उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया कि चाइना को बन के 4 साल हो चुके हैं और भारत को बन के भारत को होके 5 साल हो चुके हैं, और चाइना जो हमारे से 1948 में एकदम वीक था सैनिकी रूप से और आर्थिक रूप से, वो हमसे आगे बढ़ चुका है, सैनिकी रूप से बहुत आगे बढ़ चुका है। तो नेहरू आप क्या कर रहे हो, ये हम बहुत खराब परिस्थिति में आ जाएंगे। और उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि नेहरू आपको एटम बम बनाना चाहिए, आपको एटॉमिक पावर भारत को बनाना चाहिए। 1954 में जब नेहरू पंचशील नाम का एक मंत्र लेके आए कि ये 5 मंत्र अगर भारत और भारत के पड़ोसी देश अगर अपनाते हैं तो भाईचारे से रह पाएंगे। उस टाइम पे सावरकर ने कहा कि ये नेहरू की बहुत बड़ी भूल है, जो जिस तरीके से तिब्बत को हड़प लिया है चाइना ने, उसके बाद चाइना के साथ ऐसी चुपड़ी बातें करना ये खतरे से खाली नहीं है। चाइना की जो जमन हड़पने की भूख है वो बढ़ेगी, और मुझे थोड़ा भी अचंभा नहीं होगा कि चाइना भारत पे ही आक्रमण करके भारत की जमीन हथिया ले। तो 8 साल 1962 के अंदर 8 साल के बाद उनकी भविष्यवाणी सही पड़ी। वैसे ही उन्होंने उस टाइम पे दूसरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आपका जो पंचशील है नेहरू, वो जो मंत्रों की माला करते हैं उसमें जो बीड़ आते हैं, उसके जो मणके आते हैं वो है, और चाइना का जो पंचशील है वो है बम है, वो है मशीन गन है, वो मिसाइल है, वो रॉकेट है, वो सबमरीन है। उस टाइम पे उन्होंने देश के जो युवा हैं उनको आह्वान किया था कि ये आप प्रेशर लाइए सरकार के ऊपर, अगर यही पॉलिसी चलती रही तो भारत की एक बहुत खराब हालत होगी। दूसरा, हम जब सावरकर को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का पितामह कहते हैं तो उसके कई हमारे पास कई प्रमाण है उसके। 1965 के अंदर 1965 का जो पाकिस्तान भारत युद्ध हुआ, उसके अंदर हम लाहौर से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर थे और हमने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया। वर्ल्ड पावर्स के प्रभाव में आके हम सिर्फ 13 किलोमीटर दूर थे, और बाद में ताशकंद के अंदर अगले साल जब समझौता हुआ 1966 के अंदर, हमने जो जीता था वो सब उनको दे दिया। सावरकर की नीति होती तो ये कभी नहीं होता। 1972 में श्रीमती गांधी ने जिस तरीके से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, हमको एक बार लगा कि एक दूसरा सावरकर उभर रहा है, लेकिन शिमला एग्रीमेंट के अंदर 1 लाख सोल्जर हमारे पास पाकिस्तान के बंदी थे, उसके बावजूद हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का समझौता वापस नहीं ले पाए। और तो और सिंध के जो इलाके थे जो हमने जीते थे, 3 इलाके थे हिंदू प्रभावित इलाके थे, वो भी हमने वापस दे दिए। तो कहने का मतलब कि सावरकर की राष्ट्रीय सुरक्षा की अगर उनकी विजन अपनाई होती तो पार्टीशन नहीं होता और भारत शायद सुपर पावर बन जाता आज। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो क्या कारण ऐसे समझ में आते हैं कि जब इतनी स्पष्ट रूप से बाबा साहब अम्बेडकर भी लिख रहे थे, सावरकर भी इस विषय को बार बार उठा ही रहे थे, और वीर सावरकर जैसा आपने कहा वो तो खुले शब्दों में भी कह रहे थे कि भारत कीमत चुकाएगा, भारत विभाजित हो जाएगा। तो जब ऐसे लोग खुले रूप से कह रहे थे तो मुख्य रूप से क्या कारण लगते हैं कि ये लोगों को समझ नहीं आया, या कांग्रेस का नेतृत्व तो समझ नहीं पाया, या समझना नहीं चाहता? ऐसा था कि गांधी जी का जो बिलीफ था कि हिंदू मुस्लिम एकता, वो ऐसे कहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता नहीं होती तो मुझे आजादी नहीं चाहिए, और हिंदू मुस्लिम एकता का मॉडल उनका अगर इक्विवेलेंट होता तो ठीक रहता,
वो ऐसा मॉडल था कि जिसमें हिंदू कीमत भरे भरे बोले हिंदू मुस्लिम यूनिटी एट हिंदू कॉस्ट। तो ये एक ऑब्सेशन हो गया था, और जो लोग विरोध करना चाहते थे उनको भी डर लगता था, क्योंकि गांधी जी जो भूख उपवास पे उतरते थे, और उनका एक प्रभाव था, उनका जो लोक कार्य था बहुत ऊंचे प्रकार का था। जिस तरह से उनकी जो रहने की शैली ऐसी थी कि पब्लिक उनसे जुड़ी हुई थी, तो उनका विरोध करने का कोई प्रयत्न नहीं करता था, उनको डर लगता था। उनका विरोध करने वाले थे कांग्रेस के अंदर, टंडन थे, टंडन ने उनका विरोध किया था, समझे आप। बाद में सरदार पटेल ने उनका विरोध किया था, लेकिन संपूर्ण रूप से विरोध करने का कोई की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि उनका लोक कार्य इतना बड़ा था, और उनकी जो शैली थी रहने की, उनकी जो एक संत उनकी प्रकृति वो ऐसी थी कि वो लोगों से जुड़े हुए थे। और दूसरा समय बड़ी बात जो हुई कि जो सावरकर ने इस 7 सालों में जबरदस्त प्रयास किया भारत के विभाजन को रोकने का, और सावरकर को सफलता भी मिलती हुई दिख रही थी। मतलब आप देखें कि 1944 के अंदर उन्होंने अखंड हिंदुस्तान कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बड़े बड़े देश के बुद्धिजीवी, रामानंद चटर्जी, मॉडर्न रिव्यू नाम की एक पत्रिका के एडिटर और बहुत बड़े देश के बुद्धिजीवी, श्रीनिवास शास्त्री, राधा कुमुद मुखर्जी, महान इतिहासकार, ये सब लोग सावरकर के सपोर्ट में थे। मतलब बुद्धिजीवी वर्ग सावरकर के सपोर्ट में था। लेकिन उस टाइम पे कांग्रेस ने एक बहुत गंदी चाल चली। कांग्रेस ने वो जो पहले वाला जो रेजोल्यूशन था उनका कि प्रोविंसेस विल हैव ए राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन, उसके आगे जाकर उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने नाटक किया, एक अलग रेजोल्यूशन पास किया, उसको बोलते हैं अखंड हिंदुस्तान रेजोल्यूशन। ये सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने किया था। और उसके अंदर कांग्रेस के नेता एक सावरकर जैसी भाषा का प्रयोग करने लगे, और इसके वजह से देखिए जो कांग्रेस का एक जो बल था वो हिंदू महासभा से अनेक गुना ज्यादा था, पर हिंदू महासभा को एक ट्रैक्शन मिल रहा था लोगों के बीच में। जब वो ट्रैक्शन दिखा कांग्रेस ने, तो कांग्रेस ने नीति के भागरूप, आचार्य कृपने का स्टेटमेंट भी है कि अभी ये रेजोल्यूशन पास करो फिर देखा जाएगा, इलेक्शन हमें जीतना है, हमको इलेक्शन जीतने के लिए काम करना ही पड़ेगा। और जैसे इलेक्शन जीते वो लोग तुरंत वो अपनी पुरानी लाइन पे आ गए, विभाजन वाली लाइन पे। जी, जैसा आपने बताया कि विभाजन की नींव और त्रासदी शायद बहुत पहले शुरू हो गई थी, 10-20 साल पहले, और कैसे योजनाबद्ध तरीके से उसे धीरे धीरे खत्म करता रहे। कहीं ना कहीं इसमें ब्रिटिश कल्यूशन का विषय भी होगा। हाँ, ब्रिटिश का बिल्कुल था। ब्रिटिश तो पहले से प्रयत्न कर ही रहे थे कि हिंदू मुसलमान अलग रहें, लेकिन आप ये नहीं सकते, जो कांग्रेस का ये मानना है, तो कई लोगों का देश में मानना है कि ब्रिटिश ने विभाजन करो, ये बात गलत है। विभाजन हुआ है मुस्लिम कम्युनल पॉलिटिक्स की वजह से, ब्रिटिश उसके अंदर एक तरीके से उसका लाभ उठा रहा था। देखिए कांग्रेस का ये मानना है कि विभाजन हुआ ब्रिटिश ने करवाया, बिल्कुल गलत है। विभाजन हुआ है मुस्लिम तुष्टिकरण की नीतियों के कारण, मुस्लिम कम्युनल पॉलिटिक्स के कारण, लेकिन ब्रिटिश उसमें उनके भागीदार थे। जैसे कि सिंध को अलग किया गया 1936 के अंदर मुंबई प्रांत से, उस टाइम पे सावरकर ने देख लिया था बिल्कुल कि ये विभाजन की तरफ बात जा रही है, क्योंकि 1930 में इकबाल बोल चुके थे कि मैं भविष्य के अंदर आज का सिंध, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान में भविष्य की एक मुस्लिम होमलैंड में देख रहा हूं। तो सावरकर को ये बात मालूम थी, इसलिए सावरकर ने कहा था कि सिंध प्रांत का अलग होना, इसके अंदर आई कॉल इट ए मुस्लिम एंग्लो कॉन्स्पिरेसी, ये दोनों की कॉन्स्पिरेसी थी इसके अंदर, क्योंकि ब्रिटिशर भी ये देख चुके थे कि हमें कभी न कभी तो भारत छोड़ना पड़ेगा, तो हम भारत एक सशक्त भारत ना हो, ये उनका मेन उद्देश्य था। मैं एक उसी प्रश्न पे वापस भी आऊंगा, जैन जी आपको भी सम्मिलित करते हुए, कितना रिवर्सिबल है ये पार्टीशन? अब आज के समय में हम अगर सामान्य नागरिक की तरह सोचे तो इज इट रिवर्सिबल? देखिए ये प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन काम है। मैं कहूँगा कि मैं तो काफ़ी सावरकर के विचारों पे काफ़ी मैंने अध्ययन किया हुआ है, मैं उनके विचारों में मानता हूँ, और उन्होंने जैसा कहा था कि जो ये प्रॉब्लम है पूरा राष्ट्रीय सुरक्षा का भारत का, मुसलमान को लेके, कट्टरवादी मुसलमानों को लेके, उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो पाकिस्तान को वापस लेना, उसका पाकिस्तान के टुकड़े करना। तो ये देखिए, अगर हम चाणक्य नीति को फॉलो करते हैं सही रूप से तो ये पॉसिबल है, क्यों नहीं है? थोड़ा उसके लिए हमें थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा। देखिए पाकिस्तान के अंदर भी आज खूब अंदर खूब
कलेश है। बलूचिस्तान के अंदर जबरदस्त अत्याचार होते हैं आर्मी के। सिंध के अंदर एक छोटा सा वर्ग है जो मानता है कि सिंध अलग होना चाहिए। तो पंजाबी है जो ये मानता है कि पाकिस्तान आज का रहना चाहिए। वरना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर भी ऐसे लोग हैं, हालांकि उनके उद्देश्य अलग है। उनके उद्देश्य कोई भारत से मिलते जुलते उद्देश्य नहीं है, उनके कट्टरवादी उद्देश्य है। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर भी एक पठानिस्तान की बात चलती है कि भाई आपको ब्रिटिशरों ने हमको अलग किया था दुरान लाइन ड्रॉ करके, तो हमें अफगानिस्तान जुड़ना चाहिए या हमें एक सेपरेट देश रहना चाहिए। तो अगर हम हमारे कार्ड्स बराबर प्ले करते हैं तो ये पॉसिबल है, लेकिन जब तक पाकिस्तान रहेगा तब तक हम मेरे ख्याल से चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। ये तो स्पष्ट दिख रहा है। आज हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे, पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाएंगे। ये शायद सभी के लिए आह्वान भी है कि मुझे लगता है आपकी बात का एक सार तो यह भी है कि यह संभव है। हम जो विभाजन निरस्त करके भारत को फिर एक करने की बात करते हैं, ये संभव निश्चित है। और शायद आप जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि पहला तो हम सबके मन में विश्वास जरूरी है। विश्वास बहुत जरूरी है। हमारा विश्वास, असल में जो पॉलिटिक्स चली आजादी के पहले, उसके बाद में जो लेफ्टिस्ट टेक ओवर हुआ, उससे हमारा विश्वास ही टूट चुका है। हमें ये लगता ही नहीं कि हम पाकिस्तान वापस ले सकते हैं या पाकिस्तान पे संपूर्ण रूप से हम जीत पा सकते हैं। ये विश्वास ही हमारे लोगों के अंदर कम है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स चली आजादी के पहले कि हिंदू मुस्लिम एकता नहीं होगी तो अलग देश आजाद नहीं हो सकता, देश की आजादी का कोई उसका उद्देश्य बसता नहीं है। वो जो पॉलिटिक्स चली उसके बाद में, और जो सेक्युलर पॉलिटिक्स चली, हमारे इतिहास को दबाने का प्रयास हुआ जबरदस्त तरीके से। इतिहास के अंदर आप देखें कि हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे अबुल कलाम आजाद, उस टाइम पे भी आप देखें कि इतिहास के साथ काफी खिलवाड़ हुई। बाद में नूरुल हसन नाम के एक आए जिन्होंने जेएनयू को अंजाम दिया, वो उनके टाइम पे तो और भी बढ़ गया मामला। तो आप देखें कि मैंने मेरे पुस्तक में बहुत चीजें रेस की हैं इस टाइप की। मैंने ये कहा है कि जैसे कि इकबाल है, तो इकबाल हमारी मातृभूमि का विभाजन करने वाले व्यक्ति हैं इकबाल, तो उनकी कविता हमें क्यों गानी चाहिए? हमें ख्याल ही नहीं है इस बात का। दूसरा, गुजरात का एग्जांपल दिया मैंने। गुजरात के अंदर मोहम्मद बेगड़ा नाम का एक सुल्तान था, मोहम्मद बेगड़ा। उसने 2 गढ़ जीते थे, एक जूनागढ़ और एक पावागढ़। पावागढ़ के अंदर जो राजा थे वो आज हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं दिग्विजय सिंह जी, उनके पूर्वज थे। उनका नाम था जय सिंह चौहान, पताई रावल उनका नाम था। तो मोहम्मद बेगड़ा ने वहां घेरा डाला और 20 महीने के बाद कोई ने वहां से अंदर, कोई ने दगा दिया राजा को, और द्वार उनको अंदर जाने का रास्ता मिल गया मोहम्मद बेगड़ा को। वो अंदर घुस गया, वहां पे हिंदू औरतों ने जौहर किया, लेकिन जो राजा थे जय सिंह रावल वो जिंदा पकड़े गए। तो उनको मोहम्मद बेगड़ा ने ये कहा कि तुम मुसलमान बन जाओ। उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वजों का धर्म मैं तोड़ नहीं सकता, मुझे पाप लगेगा, मैं नरक में जाऊंगा। पर उसको लालच ये थी कि अगर राजा मुसलमान धर्म एक्सेप्ट कर लेता है तो पूरी प्रजा उसकी मुसलमान 1 मिनट में हो जाएगी। तो उसने उनको 6 महीने दिए कि मैं जय सिंह आपको मैं 6 महीने देता हूं, 6 महीने के बाद अगर आप वापस 6 महीने के बाद मैं आपको वापस में बुलाऊंगा, और मैं मानता हूं जब तक आप कन्विंस हो जाओगे कि इस्लाम धर्म है वो दुनिया का सब में अच्छा धर्म है। 6 महीने के बाद वापस उनको लाया गया। उन्होंने वही जवाब दिया कि मैं मेरे पूर्वजों का धर्म तोड़ के मैं नरक में जाना नहीं चाहता, और उनका सिर कलम कर दिया गया। आज गुजरात के अंदर मोहम्मद बेगड़ा के हीरो है, और जय सिंह का नाम कोई नहीं जानता। तो मेरा प्रश्न ये है कि जय सिंह गुजरात का हीरो होना चाहिए, ये मोहम्मद बेगड़ा होना चाहिए? नमस्ते सर, प्रवीण नामदेव। सर, अभी आपने जैसे पाकिस्तान का विभाजन आपने बताया कि पाकिस्तान के एकीकरण का जो रास्ता बताया है कि हमें भरोसा होना चाहिए कि पाकिस्तान को हम साथ में ले सकते हैं, लेकिन एक जो सावरकर जी का एक जो अखंड भारत वाला जो आरएसएस का भी एक स्वप्न है, तो जिस तरीके से मोदी जी ने 2014 में सबसे पहले शुरुआती दौर में जो यात्राएं की थी वो अखंड भारत के देश ही थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि किस तरीके से पूरा जो एकीकरण है अखंड भारत का, तो आखिर उसका रास्ता क्या होगा? ऐसा क्या हो सकता है? युद्ध है या और कोई रास्ता है? प्रक्रिया है कि जैसे हम मुसलमान कट्टरवादियों के सामने भारत में लड़ रहे हैं, ऐसे हमको उसमें भी लड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान में भी डिवीजन तो है। आप सुन लीजिए एक बात, पूरा पाकिस्तान कोई कट्टरवादी नहीं हो गया है, पर कट्टरवादियों को वहां पे एक जबरदस्त प्रभाव है आज की तारीख में हमारे देश के अंदर भी। अच्छा, दूसरी जो गलती हो रही है कि हम ही सभी मुसलमानों को हम एक नजर से देखते हैं, वो भी एक बहुत गलत है। एक वर्ग है मुसलमान में जो सहिष्णु है, जो भारत के साथ रहना चाहता है, तो हमें उनके लिए स्पेस रखना चाहिए।
तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन हमें एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और दूसरा कि हमें ये जैसे इन्होंने कहा कि लोगों में विश्वास होना चाहिए, लोगों में विश्वास होना चाहिए। देखिए, भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी की विजन है वो एक तरीके से नष्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन क्षीण हो चुकी है। राष्ट्रीय सुरक्षा की कोई विजन ही नहीं है। जो मुस्लिम कट्टरवादी हैं उनके सामने एक विजन है, वो ये मानते हैं कि इस देश को हमें मुसलमान राष्ट्र के अंदर कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करके, कुछ भी करके। पर हमारे पास ये विजन नहीं है, कम है, क्षीण हो चुकी है। तो विजन को हमें एक तरीके से, और इसमें इस विजन को हमें अगर इसको हमें कल्टीवेट करना है तो इसके दो ही रास्ते हैं। एक, जो आजादी के पहले जो गलतियां हुई कांग्रेस के द्वारा, उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, पब्लिक रूप से स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। कांग्रेस के नेताओं से जो गलती हुई उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और सावरकर को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। ये दो चीज से ही हम ये काम कर सकते हैं, बाकी नहीं हो सकता ये काम। सर, आपने बहुत सारी ऐतिहासिक बातों का जिक्र किया। अभी हम देख रहे हैं कि सरकारों में नाम परिवर्तन की होड़ लगी हुई है। हबीबगंज का नाम बदल के रानी कमलापति के नाम पे हो गया, और भी बहुत सारे शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, बदले गए हैं। तो इसको आप कैसा देखते हैं? क्या हम इतिहास नहीं बदल सकते इसलिए हम नाम बदल रहे हैं, या फिर जो हमारे मान बिंदु रहे हैं इतिहास के उनको स्थापित कर रहे हैं? देखिए, जहाँ आवश्यक है वहाँ आवश्यक है। जैसे कि हमने हमारी पुस्तक में कहा है कि दिल्ली में अकबर को मैं स्वीकारने को तैयार हूं, दारा शुको को स्वीकारने को मैं तैयार हूं, लेकिन लोधी, खिलजी और तुगलक, जिन्होंने अनगिनत अत्याचार किए हिंदू प्रजा के ऊपर, उनके नाम पे रोड क्यों होने चाहिए? तो उसका हमने एक सॉल्यूशन दिया है, लेकिन बड़ा अच्छा सॉल्यूशन दिया है। हमने सावरकर की विजन को रीइंटरप्रेट किया है। हमने कहा है उसके अंदर कि देश में जो देशभक्त मुसलमान हो गए, ब्रिगेडियर उस्मान है, अशफाकुल्ला खान है, आज भी कश्मीर के अंदर मुसलमान हैं जो देश के लिए शहीद हो रहे हैं। आज कश्मीर की जो लड़ाई है उसमें मैं मानता हूं, जो मेरे पास रिपोर्ट है, मैं पत्रकार रह चुका हूं, करीबन 20% प्रजा हमारे साथ में ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन बंदूक वालों का जो है वो उनका डर है, इसके लिए प्रजा जल्दी बाहर नहीं आती। तो जो ऐसे मुसलमान हैं, जैसे कि औरंगजेब नाम का एक सोल्जर शहीद हो गया था बीच में, आपको याद हो 2 साल पहले। अब आप ये भारत में ही पॉसिबल है कि नाम उसका था औरंगजेब, जो कट्टरवाद से जुड़ा हुआ है, और शहीद हो गया वो भारत के लिए। तो एक स्पेस है हमारे पास में, लेकिन हमें रोडों को, हमने इस पुस्तक में कहा है कि देशभक्त मुसलमानों के नाम पे इन रोडों का नाम हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको हमने रीइंटरप्रेट किया है सावरकर के विजन को। इनका प्रश्न है कि क्या आप मानते हैं कि सेक्युलरिज्म वो मीठा जहर है जिसने भारत को लुंज पुंज बनाया? बिल्कुल। भारत का जो सेक्युलरिज्म है, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? समान अधिकार, जो सावरकर कहते थे। सावरकर कोई मुसलमान कॉमन मुसलमान के विरोध नहीं थे। सावरकर जब लाहौर गए 1938 के अंदर, तो उनसे पूछा गया कि आप और जिन्ना देश को धर्म के आधार पर तोड़ने पे क्यों तुले हो? तो सावरकर ने जो जवाब दिया वो हमारे जानने लायक है हमारे लिए। उन्होंने कहा कि आपका प्रश्न ही गलत है, मैं और जिन्ना एक ही पर वाले पक्षी नहीं है। जिन्ना ज्यादा से ज्यादा रिहाई चाहते हैं मुसलमानों के लिए हिंदू हकों का हनन करके, जबकि मैं समान अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूं। आप समझे? आप सबकी ओर से उदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आज हमारे बीच में पधारे। आपकी पुस्तक बाहर उपलब्ध रहेगी, और जो भी हम में से चाहे वो ये पुस्तक ले सकता है। आपसे आग्रह भी रहेगा कि आपको ऑटोग्राफ करके वो पुस्तक देते जाएं। ये पुस्तक माननीय सरसंचालक जी ने लिखा है कि अराष्ट्रवादी तत्वों के साथ कैसे लड़ना और भारत को कैसा महान देश बनाना, उसकी ये मार्गदर्शिका है। और मैंने इसमें लिखा है कि भारत का दूसरा विभाजन रोकने की ये गाइड है।